जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, मीटियोर मिसाइल को आप सब जानते हैं कि गेम चेंजर मिसाइल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर यह बात समझने वाली जरूर है कि असली गेम चेंजर आखिर है क्या, टेक्नोलॉजी या सिस्टम। सबसे पहले मीटियोर मिसाइल वाकई में एक शानदार मिसाइल है। इसकी रेंज, गाइडेंस और नो एस्केप जोन सब कुछ बेहतरीन है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये PL-15 से ज्यादा एडवांस है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर मीटियोर इतनी जबरदस्त है तो हमने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। क्या इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम थी या फिर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ने इसकी लिमिट तय कर दी थी। यहाँ पर दोस्तों दूसरी बात आती है R-37 की। हालांकि ये मिसाइल एक बैंडेड सॉल्यूशन यानी कि अस्थायी इंतजाम के तौर पर देखी जा सकती है। असल में दोस्तों हमें चाहिए अपनी खुद की गांडीव जैसी मिसाइल जो हमारी खुद की होगी और ये हर हालात में हमारे लिए ज़रूरी होगी। लेकिन अभी उसको बनने में 3 से 5 साल और लग सकते हैं। अगर आप चाइना की बात करते हैं, भले ही हम उनकी तारीफ ना भी करना चाहें, लेकिन 2025 में उन्हें कम आंकने की गलती नहीं करनी होगी। PL-15 और PL-15E भी मीटियोर से ज़्यादा पीछे नहीं है। उनकी एयरफोर्स लगातार नई और बेहतर घरेलू मिसाइल तक पहुंच बना रही है। हमें यह मानना पड़ेगा कि अगर दुश्मन किसी हथियार को काफ़ी अच्छा मानता है तो हमें भी उसे गंभीरता से लेना चाहिए और फिर उससे बेहतर बनाना चाहिए। हमेशा इंपोर्टेड हथियारों पर निर्भर रहकर आप उस देश को नहीं हरा सकते जो वही चीजें खुद बनाता है और फिर बेचता भी है। हर बार गेम चेंजर का लॉजिक ढूंढने की बजाय हमें ये पूछना चाहिए कि हमारे अपने गेम चेंजर तैयार क्यों नहीं हो रहे, और इसका पूरा दोष हमें DRDO पर डालना नहीं चाहिए, जो कि सही नहीं है। इसमें सिस्टम, पॉलिसी और इंडस्ट्री सबका रोल होता है। हमारा सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। हम बड़े नामों और गेम चेंजर टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं, लेकिन टीम वर्क, प्लानिंग और टाइम पर एक्शन करना भूल जाते हैं। गेम चेंजर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती। गेम चेंजर वो सिस्टम होता है जो सही वक्त पर सही जगह पर इस्तेमाल किया जा सके। मीटियोर जैसी मिसाइलें ताकत दे सकती है, लेकिन दिल जीतता है आपका खुद का स्वदेशी और घातक सिस्टम। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, वहीं भारत की पनडुब्बी परियोजना में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक बात और सामने आ रही है कि पाकिस्तान की नौसेना भी तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही है। हाल ही में दोस्तों कुछ खबरें आ रही है, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत अब शायद फ्रांस की स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों की जो 3 और यूनिट बनाने का फैसला ले रहा था उसे रद्द कर सकता है। इन पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड में होना था, लेकिन इस वक्त भारत सरकार का पूरा ध्यान जर्मन डिजाइन वाली नई P-75I प्रोजेक्ट सबमरीन पर है। इन 6 नई डीजल इलेक्ट्रिक स्टेल्थ सबमरीन्स पर लगभग 70,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने चाइना की मदद से अपनी हैंगर क्लास AIP सबमरीन्स का प्रोजेक्ट काफी तेजी से आगे बढ़ाया। पहली पनडुब्बी के सी ट्रायल्स किए जा चुके हैं, तीसरी लॉन्च हो चुकी है और छठी की लेन यानी कि निर्माण की नींव रख दी गई है। अब अगर आप तुलना करते हैं अगले 10 सालों में देखें, जब तक भारत का P-75I प्रोजेक्ट हकीकत बनेगा तब तक पाकिस्तान के पास टोटल 11 AIP वाली पनडुब्बियां होंगी और भारत के पास 0। मतलब साफ है कि पानी के नीचे की लड़ाई यानी कि अंडर वाटर वॉरफेयर में पाकिस्तान फिलहाल भारत से एक कदम आगे निकलता दिख रहा है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना। तकनीक और पैसा दोनों मौजूद है, लेकिन देरी और फैसलों में बदलाव से स्पीड स्लो होती जा रही है। अगर भारत को इंडो पैसिफिक में अपनी बढ़त बनाए रखनी है तो पनडुब्बी फ्लीट को तेजी से मॉडर्नाइज करना होगा। स्कॉर्पियन हो या P-75I, आखिर में फर्क सिर्फ तकनीक से नहीं दोस्तों, बल्कि तेज फैसले और समय पर काम पूरा करने से पड़ेगा। पानी के नीचे की ताकत भविष्य की समुद्री सुरक्षा तय करेगी। फिलहाल इस बारे में भी आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, रशिया के Su-75 चेकमेट फाइटर जेट प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है, जिसे एक वक्त ऐसा माना जा रहा था कि ये F-35 का एक सस्ता ऑप्शन होगा, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को एक बड़ा झटका लग गया। रशिया के डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने माना है कि Su-75 चेकमेट फिलहाल सिर्फ एक मॉडल के रूप में मौजूद है। अब इसका कोई असली प्रोटोटाइप यानी कि उड़ान भरने वाला विमान तैयार नहीं हुआ है। इस जेट ने पहली बार 2021 में मास्क एयर शो में अपनी धूम मचाई थी। उस दौरान कहा गया था कि ये एक सस्ता और आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जिसमें कि F-35 से भी ज्यादा घातक क्षमताएं होंगी, लेकिन कीमत कम होगी। रोस्टेक ने यह भी दावा किया था कि इसकी पहली उड़ान 2023 में हो जाएगी। इसके बाद इसका बड़े स्तर पर प्रोडक्शन होगा, लेकिन अब वो टाइमलाइन पूरी हो चुकी है और फिसल चुकी है आगे के लिए। रिपोर्ट्स बताती कि इस प्रोजेक्ट की रफ्तार, फंड की कमी और रशिया की यूक्रेन में चल रही सैन्य प्राथमिकताओं के कारण काफी धीमी पड़ गई है। कई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि चेकमेट को पहले ज्यादातर विदेशी खरीदारों के लिए मार्केटिंग शोपीस के तौर पर दिखाया गया था, खासकर के उन देशों के लिए जो वेस्टर्न फाइटर जेट्स नहीं खरीद सकते। लेकिन अब जब इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट नहीं होती है तो इस प्रोजेक्ट पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। रोस्टेक अभी भी चेकमेट को नेक्स्ट जनरेशन लाइट वेट स्टेल्थ फाइटर जेट बता रहा है और वो कहता है कि इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स, ओपन आर्किटेक्चर डिजाइन और कम ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसी खूबियां हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है, अभी तक ये सिर्फ एक डिस्प्ले मॉडल है, असली विमान नहीं। तो फिलहाल Su-75 चेकमेट अभी चाल भी नहीं चल पा रहा है। रशिया को इसे हवा में उड़ाने से पहले कई बड़ी चुनौतियों को पार करना पड़ेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।
दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और फ्रांस का रक्षा सहयोग एक नए मोड़ पर आ गया। दरअसल यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आई है जो बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम की जो परफॉर्मेंस थी उसे देखते हुए फ्रांस भारतीय हथियारों पर काफी इंटरेस्ट दिखा रहा है। फ्रांस की सेना के प्रमुख इस वक्त भारत दौरे पर हैं। उन्होंने भारतीय रक्षा क्षमताओं की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में प्रिसीजन स्ट्राइक्स और हाई टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता में जो प्रगति की है वो वाकई में काबिलियत तारीफ है। फ्रांस का डेलीगेशन का खास ध्यान गया है भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पर। इस स्वदेशी रॉकेट सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी सटीक मारक क्षमता और रैपिड डिप्लॉयमेंट से सबका ध्यान खींचा था। अब माना जा रहा है कि फ्रांस इस सिस्टम के बारे में तकनीकी सहयोग और संयुक्त परियोजनाओं में दिलचस्पी दिखा सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस संबंध अब एक नए लेवल पर जाने वाले हैं। टेक्नोलॉजी शेयरिंग और भविष्य के हथियार प्रोग्राम पर बड़ी प्रगति हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ भारत की सैन्य क्षमता दिखाई बल्कि दुनिया के देशों को ये भी एहसास करवाया कि भारत सिर्फ एक रक्षा खरीदार नहीं बल्कि रक्षा निर्माता भी है। HAL ने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए अगले 3 साल का आउटसोर्सिंग समझौता किया है। इसका मकसद एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और एंटीना सिस्टम डेवलपमेंट को तेज करना है। इस काम के तहत प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां एयरक्राफ्ट के रडार, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बीच सिग्नल इंटरफेरेंस को रोकने के लिए लेबोरेटरी से लेकर फ्लाइट टेस्ट तक का पूरा काम संभालेंगी। टेस्टिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे कि MIL STD 461 और RTCA/DO160 के अनुसार होगी। इससे तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप और पहली उड़ान की तैयारी तेज होगी। एंटीना डेवलपमेंट के लिए कंपनियां 3D मॉडलिंग और सिमुलेशन टूल्स का इस्तेमाल करेंगी ताकि रेडिएशन पैटर्न्स और सिग्नल क्वालिटी बेहतर हो सके। ये तरीका टाइमलाइन को महीनों तक घटाएगा और लागत 40% कम करेगा। तेजस मार्क 2 के लिए कई तरीके के एंटीना शामिल होंगे जैसे कि कम्युनिकेशन, नेविगेशन, GPS, सेटकॉम, RWR और जैमर सिस्टम, ताकि एयरक्राफ्ट को हर दिशा में सिग्नल कवरेज और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा मिल सके। और इस काम से HAL को कैनाड डिजाइन और GF414 इंजन इंटीग्रेशन पर ध्यान देने की आजादी मिलेगी और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को रक्षा निर्माण में शामिल कर आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूत बनाया जाएगा। वहीं DRDO ने भविष्य के आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स यानी कि AFV के लिए एक नया इलेक्ट्रिक गन कंट्रोल सिस्टम डेवलप करने की दिशा में बड़ा स्टेप उठाया और ये सिस्टम परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर तकनीक पर आधारित होगा यानी कि PMSM तकनीक पर आधारित होगा और पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम की जगह लेगा, जिससे कि टैंक या बख्तरबंद वाहनों की गन मूवमेंट को तेज, सटीक और भरोसेमंद बनाना है। दरअसल पुराने इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल लीक होने, ज्यादा मेंटेनेंस और ठंडे इलाकों में काम न करने की समस्या रहती थी। नया ऑल इलेक्ट्रिक सिस्टम इन सभी दिक्कतों को दूर करेगा। ये सिस्टम आने वाले फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक्स और अपग्रेडेड अर्जुन मार्क 1A टैंकों पर भी लगाया जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गन कंट्रोल ज्यादा तेज और स्थिर होगा, ठंडे इलाकों में विश्वसनीय परफॉर्मेंस मिलेगी, मेंटेनेंस लागत 40% तक कम होगी, पूरी तरीके से इसमें भारतीय निर्माण होंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों DRDO का ये PMSM बेस्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम भारतीय टैंकों को शूट ऑन द मूव क्षमता देने की दिशा में बड़ा स्टेप है, जो भारत को नेक्स्ट जनरेशन के स्मार्ट और आत्मनिर्भर कॉम्पैक्ट व्हीकल्स की तरफ ले जाएगा। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज के कटियार ने साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा भारत पर हमला करने की कोशिश की तो उसे ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा जवाब मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हाल ही में भारत के ऊपर कई ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना की एंटी एयर गन्स ने हर प्रयास नाकाम कर दिए। अगर पाकिस्तान फिर से ऐसी हरकत करता है तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसा और भी घातक जवाब मिलेगा। जब तक पाकिस्तान अपनी सोच नहीं बदलता वो आतंकवाद को फैलाने की कोशिश करता रहेगा। भारत हर सिचुएशन में तैयार है और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर जवाब देने की क्षमता रखता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मानेसर में आयोजित नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 41वें स्थापना दिवस पर कहा कि NSG देश की सबसे मजबूत ढाल है आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ। अमित शाह जी ने कहा कि 1984 में बनी NSG ने अब तक कई अहम ऑपरेशंस में निर्णायक भूमिका निभाई है, जैसे अक्षरधाम हमला, 26/11 मुंबई हमला और कई बंधक बचाओ मिशन। अब उन्होंने NSG को लेकर बड़ी घोषणा की है। अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार अब अयोध्या उत्तर प्रदेश में एक नया NSG हब बनाएगी। इसके साथ ही NSG के कुल 7 हब्स हो जाएंगे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू और अब अयोध्या। इससे देश भर में तेज प्रतिक्रिया क्षमता और 24/7 तैयार कमांडो फोर्स सुनिश्चित होगी। फिलहाल इतने अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।